हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के मैथ पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके साथियों सीटेट जो आपका 5 जुलाई 2020 को होने वाला है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन है साथियों, तो आप इन्हें लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और साथियों, स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का हमारे अपने परिवार श्री गुरु एकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें। ये मैटर PDF फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल श्री गुरु एकेडमी को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर साथियों हम बहुत सारे क्विज और टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न? गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है ऑप्शन, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। ऑप्शन बी है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं का ज्ञान प्रचुरता है ना। और क्या है तीसरा, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। चौथा है, उनकी गणित में संचरण निपुणता जो है निकृष्ट है। ये है आपके चारों ऑप्शन, ठीक है। पहले प्रश्न मैंने आपको दिखाया, बाद में ऑप्शन दिखा दी, तो बताइए आप क्या हो जाएगा। क्या है प्रश्न, एक बार फिर से देखें। तो गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला क्या था? उन्हें विधिवत गणित सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत बात है साथियों। अरे भाई, जो बच्चे गांव के हैं वो क्या गणित नहीं सीखेंगे? उन्हें सीखनी है ना। और क्या, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा, गांव के जो लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, वो जो है पेन और पेपर वर्क नहीं करते हैं। अगर उनसे आप कहोगे कि आप जो इसे इस कैलकुलेशन के लिए करके दीजिए, कि आप जैसे आप कोई भी हिसाब इनसे उनसे लगवाते हो, तो वो क्या है अपने मौखिक गणितीय परंपराओं से ही उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो उसकी जो है उन्हें अच्छी नॉलेज होती है। यानी कि यदि कोई गांव का बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी मौखिक जो गणितीय परंपराएं और जो ज्ञान है उसकी प्रचुरता उसमें होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या, क्यों गलत है तीसरा, मैं बताता हूँ आपको। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी बच्चे, चाहे वो शहर के हों चाहे ग्रामीण के हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता? पहला ऑप्शन है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। दूसरा है, वे अधिगम का हिस्सा हैं। तीसरा है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। और चौथा है, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। क्या बताना है? कि अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। नहीं के लिए आप पहले ध्यान रखें, ठीक है। क्या है? अब देखिए आप, यानी बच्चे ने क्या गलती कर दी, कोई अशुद्धि कर दी है ना। तो आप उसकी गलती को, अशुद्धि के लिए क्या है, अनदेखा ना करें। क्योंकि जो है गलतियां सीखने का हिस्सा होती हैं, है ना। हम सभी लोग, चाहे बच्चे हों चाहे हम खुद हों, कुछ भी अगर हम सीख रहे हैं तो हमसे पहले गलतियां होती हैं और गलतियों के बाद ही हम सीखते हैं। यानी गलतियां जो हैं वो अधिगम या सीखने का हिस्सा हैं, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा ऑप्शन 1 हो जाएगा। और क्या है, देखो मैंने अभी बताया, वे अधिगम का हिस्सा हैं, सही बात है। वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। यानी कि अगर आप जो है गलती कर देते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ये ऑप्शन तीसरा कह रहा है ना। और क्या है कि वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शक हो सकती हैं। ये कैसे साथियों? जैसे बच्चे ने कोई भी गलती करी है तो हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने कैसे गलती करी है और उसका हम जो है उपचारात्मक कर सकते हैं, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका चौथा सही है। लेकिन यहाँ पूछा नहीं, तो नहीं आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न साथियों? प्रश्न नंबर
3। क्या है? निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, पहला है कथन, पहला क्या है? गणित एक उपकरण है। दूसरा है गणित एक प्रकार की कला है। सी है गणित एक भाषा है। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, आप यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, क्या है ऑप्शन? पहले में है ए और बी, फिर दूसरे में बी और सी, तीसरे में केवल ए, और चौथे में ए बी सी तीनों। ठीक है, क्या है कि गणित के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही हैं? तो फ्रेंड्स क्या है, हमारी गणित एक उपकरण के रूप में है। बिल्कुल ही सही बात है। कैसे साथियों उपकरण के रूप में क्यों है? जैसे मान लो हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें कितने पैसे लगाने, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, तो ये क्या है, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन के लिए हमें गणित की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हुआ, एक उपकरण हो गया। बाकी गणित एक कला भी है। कला कैसे है साथियों? जैसे आप बच्चों के लिए सिखाते हैं कि बच्चे 2+3 इसके लिए जोड़ें, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि अब आप ऐसे सिखाएं कि 2 गोलियां और ऐसे करके 3 गोलियां, ये 3 गोलियां आप इन्हें जोड़ के बताओ, तो बच्चा तुरंत गिन करके बता देगा, है ना। तो क्या है, ये एक प्रकार की कला है गणित सिखाने की या सीखने की, है ना। अगला क्या है, गणित की एक अपनी भाषा है। ये बात भी सही है। कैसे सही है मैं बताता हूँ आपको। देखो गणित में आप देखोगे, जैसे जी लिखा मैंने 2+3 -4 गुणा 6 और डिवाइड इस तरीके से, तो ये चिन्ह है, ये गणित के ही तो चिन्ह है, ये गणित की भाषा है। तो ये भी जो है सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये प्रश्न आपका सीटेट 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जो ये साथियों क्या है, ये है √2। ठीक, √2 है, ये एक परमेय संख्या है। एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परमेय संख्या है ना। और क्या है, और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उत्पत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। ठीक है, क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। लेकिन क्या है, अध्यापक ने माना कि यह एक परमेय संख्या है, तो वो देखेगा हमारा जो माना हुआ बात है वो सही है या नहीं है। तो वो किस विधि का यूज करेगा वो आपके लिए यहाँ पर बताना है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? निगमन, सत्यापन, आगमन और प्रतिवाद। अब साथियों मैं आपके लिए बताऊं निगमन में क्या होता है। निगमन में अगर हम किसी भी समस्या के लिए हल करते हैं, जैसे कि मान लो किसी भी सवाल के लिए करें, है ना, क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें जो मैथ का क्वेश्चन है, तो यदि हम उसमें पहले फॉर्मूला यूज कर दें, है ना, फॉर्मूला, तो वो आएगा हमारा निगमन विधि के तहत। यानी कि नियम का अगर हम पहले यूज करेंगे तो वो आएगी आपकी निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि क्या है? तो आगमन विधि है फ्रेंड्स जिसमें हम उदाहरण पहले प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि बच्चे के लिए हमें कुछ सिखाना है, तो सिखाने से पहले हम क्या करें, उसके बारे में जो है एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, है ना। और सत्यापन फ्रेंड्स क्या होता है, तो सीधा सीधा होता है, यानी सीधी तरह से चला जाता है किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी फॉर्मेट को प्रूफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये उल्टे चल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हमने जो है इसे परमेय संख्या मान लिया, अब अगर ये सही हो जाता है तो सही है, तो बात हो जाएगी, है ना। तो क्या है, यहाँ पर उल्टी तरफ से चलते हैं, तो उल्टी तरफ के लिए हम प्रतिवाद ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर, है ना। उल्टी तरफ से अगर हम कोई भी चीज़ सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर प्रतिवाद सही हो जाएगा। आपका जो है अपने माइंड में इसे फीड कर लें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। पहला है विद्यार्थी का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम का कार्य उपयुक्त है क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, ठीक है, और थोड़े टफ भी हैं, लेकिन क्या है आपके लिए इन्हें तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। चौथा है विद्यार्थी के अनुचित उत्तरों की अधिकांशता उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्र करना है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम
के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें आप देखिए पहला ऑप्शन जो है उसमें है क्या, देखिए आप क्या है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम, है ना, यानी कि क्या है बच्चे के लिए आप पेपर वर्क करा दो, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ने की बात कर रहा है ये, है ना, तो ये हम नहीं मानेंगे, ये गलत है। ठीक है, अगला क्या है, विद्यार्थी का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना, यानी कि बच्चे के लिए क्या है आप एक्टिव रखेंगे, है ना, क्रियात्मक विधि का आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, यानी बच्चा जो है क्रिया करके सीखता, विचार विमर्श, आदान प्रदान, है ना, और क्या है वार्तालाप। ठीक है, तो ये चीज़ें सही होती हैं, तो आप यहाँ पर आपका आंसर दूसरा जो है राइट हो जाएगा। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, कई बार मैं बता चुका हूँ कि यदि आपको पेडागोजी में क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे पेडागोजी आपकी मैथ की हो, ईवीएस की हो, हिंदी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप बच्चे के लिए तो सब कुछ मान लें, बच्चा भगवान है बिल्कुल। ठीक है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक 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 है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। अब आपके लिए सही देखना है। ठीक है, सही आपने देखा और आपको पढ़ते ही आंसर मिल गया और पहला ही आंसर सही है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, गणित जो है हर बंदा सीख सकता है, चाहे कोई भी बंदा हो। ठीक है, हम तुम कोई भी बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना, सब सीख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर वन जो है सही हो गया। अब मैं बताता हूँ दूसरा और तीसरा चौथा ऑप्शन गलत क्यों है, ये मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आपका तीसरा है। ठीक है, क्या है, लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती हैं। ये साथियों बिल्कुल गलत है ना, लड़कियां हों चाहे लड़के हों सभी जो है बराबर हैं, सभी के लिए अभ्यास करने की बराबर ज़रूरत होती है। वो एक अलग बात है कि अगर उनका मानसिक स्तर ऊपर नीचे है तो एक अलग बात है, लेकिन लड़का लड़की से कोई भी मतलब गणित का नहीं होता, सभी बच्चे एक समान तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, गणित एक विशेष विषय है जो विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है, गलत बात है ना। और अगला क्या है चौथा, अनौपचारिक एल्गोरिथम और औपचारिक गणित से निकृष्ट है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, आप प्रश्न जो है आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है कि एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या हो सकती है, यानी बच्चा जो है ऐसी प्रॉब्लम जो शाब्दिक प्रॉब्लम है उनके लिए हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित है, तो आप बच्चे के लिए क्या बताएंगे कि वो जो है अपना काम कर जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन, चारों ऑप्शन क्या हैं। तो देखते हैं कि संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। फ्रेंड्स देखो, अब जैसे मान लो आप प्रश्न देने की बात तो ये है कि अब बहुत सारे प्रश्न आपने बच्चे के लिए दे दिए, अब जब उसकी समझ में ही ना आया है तो प्रश्न देने का क्या फ़ायदा, है ना, तो ये गलत है, ये उपचारात्मक हम नहीं करेंगे। क्या है, अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्या के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, फिर से वही बात हो गई, यानी बच्चे पर लोड दे रहे हो आप और बच्चे के लिए लोड नहीं देना है बिल्कुल भी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला है छात्रों को शाब्दिक समस्या का अर्थ समान यानी कि आसान भाषा में समझाना, और अगला है विकल्प विधि से समानता प्रत्यय के क्या है को समझाना। ठीक है, ये है। तो फ्रेंड्स अब इसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है सही है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इफेक्टिव है उसे हम लगाना होगा। अब देखिए, विकल्प विधि की से समानता प्रत्यय को समझाना, यानी कि गणित जैसे आप कोई भी चीज़ आप समझा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर विकल्प विधि का यानी विधि आप बदलें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको 2+3 जोड़ करके सिखाना है बच्चे के लिए, अब उसकी ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप क्या करें, उससे बोलें कि 2 डंडा खींच ले पहले, फिर 3 डंडा खींच ले बच्चा, और इनके लिए फिर गिन ले, तो ये क्या हुई, ये हुई एक आपकी वैकल्पिक विधि, है ना। तो इसमें जो है वैकल्पिक विधियों का यूज किया जाता है गणित सिखाने में, यहाँ पर आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, क्या है, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल किसको छोड़कर, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है ऑप्शन क्या, सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना,
अगला है समस्या के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना। और तीसरा है विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग्य उत्पन्न करना कि वे समस्या के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या बताना है, आपके लिए यहाँ पर देखना है नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट आपके लिए देखो दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है कि सन्निकट हल प्राप्त करने के लिए ये हो गया आपका सही। ये जो है कि हल आप प्राप्त करने के लिए बच्चे को आप जो है प्रोत्साहित करेंगे, यानी यहाँ पर मोटिवेशन की बात हो रही है। ठीक है, अगला है समस्या के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना। अरे भाई फ्रेंड्स क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे बच्चे के लिए आपको समस्या सॉल्व करानी है तो बच्चे के दिमाग में अगर संकल्पना ही नहीं बनेगी प्रश्न की कि क्या प्रश्न है, तो वो परिकलन कैसे कर पाएगा। यानी परिकलन तो बाद की बात है, पहले तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट या फिर संकल्पना बननी चाहिए, है ना। तो तभी तो बंदा परिकलन करेगा, चाहे हम सही चाहे बच्चा सही। तो यहाँ पर ये क्या है, उल्टा है, इसमें संकल्पनात्मक पहले होगा और परिकलन जो है बाद में होगा। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा, और जो हमें लिखना है कौन सा, केवल को छोड़कर, तो यही आपका सही आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी जो है जानी चाहिए, कौन सी बात जाननी चाहिए, थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, कौन सी बात जाननी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। दूसरा है बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। अगला है बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। और चौथा है विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कौन सी, क्या पूछ रहा है कि अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी करोगे आप, देखो अब मैं आपके लिए यहाँ बताऊंगा, ऑप्शन देखें आप एक बार में चारों। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण, यानी कि क्या है, आप समय को कई इकाइयों में बदलते रहें। अब इससे बदलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बच्चा इतना जानता ही नहीं है, बच्चा छोटे लेवल पर है, प्राथमिक लेवल पर है, ये उसके समझने की चीज़ नहीं है, ये आपका गलत हो गया। अगला है बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, तो ये भी साथियों क्या है, उच्च लेवल की बात है, इसे भी हम नहीं कराएंगे। और क्या है, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय कैसे पढ़ा जाता है, और उसके पहला वाला क्या है, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। देखिए साथियों, ये पूर्व अनुभव जो दिख रहा है आपके लिए, ये होता है पॉजिटिव पॉइंट। ये जो शब्द होते हैं, अनुभव है, ये पॉजिटिव शब्द होते हैं। मैं साथियों आपको कई बार बता चुका हूँ, पेडागोजी में आप जरा ध्यान से प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवान का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहला है छात्र के विश्वास की निगरानी करना, छात्र के विकास की निगरानी करना। अगला है निर्देशक निर्णय लेना। सी है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। और डी है प्रदर्शन के आधार पर बच्चे की रैंकिंग करना। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इनमें से साथियों क्या है जो सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो छात्र के विकास की निगरानी करना सही बात है, निर्देशक निर्णय लेना सही बात है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना ये भी सही है। और अगला क्या है, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग निकालना, यानी कि आप जो है कंपटीशन कराने की बात कर रहे हैं, जबकि प्राथमिक लेवल पर कोई भी कंपटीशन की बात नहीं की जाती है ना। यहाँ पर केवल बच्चों के लिए क्या है, अनुभव, यानी कि उनके जो है दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ें ही बताई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी गणित पढ़ाने के लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। ऑप्शन 1 है प्रदर्शन विधि, और पहला है, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है गतिविधि आधारित अधिगम, और चौथा है समस्या समाधान विधि। फ्रेंड्स देखो आपको गणित की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, गणित की बात चल रही है,
प्रदर्शन विधि से गणित में कोई भी काम नहीं चलने वाला, ना ही व्याख्यान विधि से गणित में कोई भी काम चलेगा। और गतिविधि आधारित अधिगम, अब साथियों क्या है, गतिविधि आधारित तो क्या है, हम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमें गणित में तो समस्याएं सॉल्व करनी होती हैं हमेशा। जैसे कि मान लो आपने बच्चे से कहा कि भाई तू जा कोई भी सामान लेकर के आ जा, तो और उस आपने जो है ज़्यादा पैसे उसके लिए दे दिए, तो वो उसके लिए क्या होगी, एक समस्या होगी। कैसे, वो जाएगा सामान खरीदेगा और उसमें से कितने पैसे बचे हैं उसका हिसाब किताब रखेगा, तभी तो, है ना। तो क्या है, यहाँ पर समस्या का समाधान की बात होती है जब गणित का आता है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, यानी कि कौन सा जो है पॉजिटिव है, ये आपके लिए बताना है। एक समस्या को कई बार हल करना, यानी फ्रेंड्स फिर से वही बात आ गई। देखो अगला क्या है, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। और तीसरा क्या है, सभी सूत्रों को याद करना। और चौथा क्या है, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखा है उसे जो है सही ढंग से कॉपी करना या नकल करना। ठीक है, ये आपके चार ऑप्शन है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो आप क्या, एक समस्या को बार बार हल करना, ये गलत बात है। ठीक है, क्यों गलत बात है, क्योंकि बच्चा सीख जाएगा एक ही बार में, अगर वो नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण विधि जो है वो गलत है। ठीक है, और अगला क्या, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ साथियों। यानी कि अगर बच्चा नहीं सीखा तो इसमें बच्चे की कमी नहीं है, कमी ये है कि जो हमने शिक्षण विधि प्रयोग की है वो कहीं ना कहीं गलत है। हम नए तरीके से बच्चे के लिए सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका या फिर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है, देखो याद करने की बात कर रहा है, यानी रट्टा लगवा दो बच्चों के लिए, और रट्टे के लिए बिल्कुल ही एनसीएफ मना करता है। ठीक है, और क्या, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखा है उसे बच्चे नोट करने नकल करने, है ना, तो ये भी हमें नहीं कराना चाहिए, बच्चे इसके लिए जो है नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं प्रश्न, यहाँ पर आपका आंसर हो ही गया कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, क्या कहता है 13 प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। ठीक है, फिर ऑप्शन 1 है को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। दूसरा है कक्षा को कौशलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तीसरा है बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। और अगला क्या है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ठीक है, क्या बताना है हमारे लिए यहाँ पर बताना है, बताइए फ्रेंड्स क्या। तो फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या था, को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी अगर बच्चा जो है पूछ रहा है तो आप उसके लिए डांट दो, है ना, हतोत्साहित कर दो जिससे वो पूछे ना। अब भाई बच्चा जो है क्लास में एक्टिव ही नहीं है तो वो कैसे सीख जाएगा, तो इसे हमें नहीं करना चाहिए। और अगला क्या है, कक्षा को कौशलपूर्ण बनाती है, यानी पूछताछ अगर बच्चे करेंगे तो मान लो थोड़ा बहुत शोर मचाया हो भी जाए, है ना, लेकिन बच्चे सीखेंगे तो। अगर आप उन्हें डांट करके एक कोने में बिठा दोगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे, है ना, तो ये भी हम नहीं कर सकते। और अगला क्या है, बच्चों के बीच तनाव पैदा करती है ना, तो ये भी क्या है, बच्चों के बीच कोई तनाव पैदा नहीं करती है क्योंकि बातचीत से ही तो बच्चे सीखते हैं, आपस में अंतः क्रिया के द्वारा। आपने पढ़ा होगा साथियों कोहल यानी किनका, तो वाइगोत्स्की का, वो क्या कहते हैं कि बच्चे जो है खुद अपने जो है अंतः क्रिया के द्वारा सीखते हैं ना। तो अगला ऑप्शन देखिए आप कितना बढ़िया है, क्या है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उनमें आलोचनात्मक विचार उत्पन्न होता है और सोचने की जो है क्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा आंसर आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को, क्या है, एक शिक्षिका ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। एक बार फिर से पढ़ लें प्रश्न क्योंकि मैं अगली बार में ऑप्शन दिखाऊंगा। ठीक है, पूरे जो है
प्रश्न पे उस पर नहीं आ पा रहा है डेस्क बोर्ड पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन के लिए क्या है, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। अब फ्रेंड्स देख लो, फिर से वही बात आ गई, यानी बच्चे की आपने बुराई कर दी, जो कि हमें नहीं करनी है, बच्चे की बुराई है ना। यानी बच्चे के लिए तो सब कुछ आता है, ये समझ लें आप। बच्चे यानी पेडागोजी में आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो बच्चे को तो भगवान मान लें आप। ठीक है, अगला क्या है, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया। यानी याद करने की बात चल रही है, और याद हम कराते ही नहीं है बिल्कुल बच्चों के लिए, है ना। बच्चों के लिए केवल समझाया जाता है और उनके जो अनुभव हैं उनसे जोड़ करके उन्हें बताया जाता है, जिससे वो समझ सकें। ठीक है, तो ये भी हम नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और अगला क्या, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। ठीक है, यही बात जो है साथियों। अगला क्या है, कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। साथियों, अगर ऐसा होता तो क्या है, वो चैप्टर ही क्लास 8 में नहीं होता क्षेत्रफल वाला, है ना। तो ये भी ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे, और सीधा सीधा जो ऑप्शन बचेगा उसे ही हम लगा देंगे। पेडागोजी में फ्रेंड्स में एक बात और बता दूं, आप पेडागोजी में जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जो नेगेटिव हैं, यानी जो गलत ऑप्शन है, उन्हें पहले काटेंगे, और जो बचेगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगले प्रश्न को, जो कि हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न है। क्या है अगला आखिरी प्रश्न, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। पहला है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। चौथा क्या है, तीसरा, गणित के विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। और अगला क्या है, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों में के वाचन। ठीक है, क्या प्रश्न था, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा हो सकता है। ठीक है, पहला क्या, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम करना। और अगला क्या है, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने अंतःक्रिया में सक्षम होना। देखिए साथियों, अंतःक्रिया आ गया, ये पॉजिटिव वर्ड मिल गया आपके लिए अंतःक्रिया, और यही आपके लिए आंसर लगा देगा, यही जो है उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही यहाँ पर मज़ा आया होगा। ठीक है, तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, और टेस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल को ग्रुप में ज्वाइन कर लें, और रोज़ाना जो है 8:30 बजे से आपका टेस्ट शुरू हो जाता है, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करके अपना जो है लाभ सुनिश्चित करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद साथियों।